मेरा एक सवाल है गुल साहब, दोनों अतराफ में इजराइल के मंजरनामे पर भी और ईरान पे भी मुश्तबा खामनई साहब के हवाले से इजराइल ने क्लेम किया कि उनको टारगेट किया जा चुका। फिर खबर ये मंजर आम पे आई कि वो ज़ख्मी हैं, मामूली से ज़ख्मी हैं लेकिन खैरियत से हैं। फिर अली लारेजानी साहब के हवाले से भी ये क्लेम हुआ। अब ना अली लारेजानी साहब की अब तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना उनकी कोई तस्वीर मंजर आम पे आई, ना कोई वीडियो मंजर आम पे आई, ना बयान आया, ना मुश्तबा खामनई साहब का आया, और जो एक आया वो ऑडियो बयान था। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से खबरें हैं। अब दोनों अतराफ में कुछ चीज़ें मुमासलत रखती हैं और कुछ नहीं रखती। ये दोनों अफराद की अभी तक पब्लिक अपीयरेंस जो है, इनको असैसिनेट करके ये टारगेट करने की इतला के बाद जो है वो नहीं आई। हाँ, उससे पहले ज़रूर थी। अली लारेजानी साहब इस खबर से 2 दिन पहले अवाम के अंदर एहतजाज में मौजूद थे, मार्च के अंदर मौजूद थे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जो खबर आई उसके बाद फिर कुछ वीडियोस मंजर आम पे आती हैं। हर वीडियो के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जाता है, चाहे वो टारगेट की जाने वाली जगह की वीडियो हो, चाहे वो एक वीडियो पैगाम में हो जिस पे 6 उंगलियां का शुबा पाया जाए, चाहे वो कैफे के अंदर मौजूद हो जिस पर यह कहा जाए कि इस पे लिखी हुई तारीख मुख्तलिफ है, हाथ में पकड़ा हुआ कप इस कैफे के कप से मुख्तलिफ है और यहां पर गुफ्तगू करने का तरीका मुख्तलिफ है, चाहे वो आम आवाम से होने वाली गुफ्तगू हो और उसके ऊपर बात की जाए कि यह पुरानी फुटेज है जिसे अब रिलीज किया गया, और एक तरफ यह कहा जाता है कि शायद मारा जा चुका, एक तरफ यह कहा जाता है कि शदीद जख्मी है, जर्मनी मुंतकिल हो चुका है, एक तरफ यह कहा जाता है कि किसी हिकमत अमली के तहत अभी यह छुपा हुआ है। दोनों अतराफ में मुमासलत क्या है, फर्क क्या है और स्ट्रेटजी क्या है? देखें, पहली बात यह है कि नेतन्याहू के हवाले से जो बात सामने आई है वो ब्रिटिश चैनल और एक खुद इजरायली चैनल, उन्होंने तो उसके ताबूत तक की चीजें दिखा दी हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इजराइल के अंदर अगर नेतन्याहू इससे सारे मंजर से हट जाता है तो इजराइल के अंदर तो कोई क़यादत नजर नहीं आती, उनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर यहाँ हो गया तो यहाँ उनका एक सिस्टम मौजूद है मजलिस खबरगान का, वो मजीद अभी तक तो यही देखा गया ना, 12 रोजा जंग के अंदर आप देखें उनकी तमाम क़यादत खत्म हो गई थी। फिर क्या वजह हो गई कि आज वो फिर खड़े हैं? अली खामेनाई की शहादत के बाद तो ईरान को बिल्कुल जिसको कहते हैं पीठ लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उन्होंने 47 साल एक कौम को बनाया। जब कौम का कैरेक्टर जाग जाए और वो ये खड़ी हो जाए कि ठीक है, हमें शहादत की मौत कबूल है, और इसी वजह से अभी कुद्स डे के ऊपर उनकी तमाम लीडरशिप बगैर सिक्योरिटी, बगैर प्रोटोकॉल के अपनी अवाम के साथ खड़े पाए गए, जबकि नेतन्याहू अभी तक नजर नहीं आया। उनकी मिलिट्री क़यादत नजर नहीं आ रही, उनके इंटेलिजेंस चीफ मोसाद के नजर नहीं आ रहे, और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर दुनिया के अंदर केओस फैल रहा है। अब 2 वजूहात हैं, अगर या तो नेतन्याहू जो है वो मुर्ताद हो चुका है, और या फिर उसके अंदर वो शदीद जख्मी है, क्योंकि एक वीडियो पैगाम तो वो दे सकता है ना। कभी वो उंगली की बात की जाती है, जो तीसरी वीडियो की बात की उसके अंदर एक अंगूठी पहनी हुई है बाएं हाथ में, वो कभी नजर आती है अंगूठी, कभी वो नजर नहीं आती चलते हुए, यानी कि ये भी एआई के साथ रिलेटेड है। तो ये एक तो बात है। दूसरा, आपने कहा, मैं समझता हूं कि ईरान को, जो मैं जितना समझता हूं और जानता हूं, आप भी माशाल्लाह बहुत इस पे गहरी नजर रखते हैं, ईरान को लीडरशिप के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उनका आखिरी बंदा भी लीडर ही साबित होगा। याद रखें, जिसके ऊपर हाथ रख दो वही लीडर बन जाएगा। इसलिए पहली बात यह है कि द नेशन हैज रिफ्यूज टू सरेंडर, और दुनिया में जो आदमी सरेंडर करने के लिए तैयार ना हो उसको आप नहीं हरा सकते। दूसरी जानिब इजराइल चलता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की रजामंदी से और अमेरिका के आशीर्वाद और उनके पैसे से और उनके हथियार से चलता है। इस टाइम पे अमेरिका के पास अपने हथियार नहीं रह गए। जैसे मैंने गुजारिश की, 18 बेसेस 21 में से उनको उड़ा दिया गया, फिफ्थ फ्लीट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस टाइम पे उनको दूसरे ममालिक से, साउथ कोरिया और दीगर ममालिक से अपने एसेट्स को रिमूव करके इजराइल और अपने बेसिस पर पहुंचाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि वो खार्क के ऊपर जो 5000 फौजियों का उन्होंने कहा कि मैं भेजूंगा, ये एक ऐसा
अमल होगा कि अगर ये भेज दिया, ये 7.7 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, और अगर इस पे 5,000 फौजी आ गए, तो यकीन माने कि शायद इनमें से एक फौजी भी ये बताने के लिए जिंदा ना रह पाए कि उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि ना नेवल वेसल्स इस इलाके में अमेरिकन मौजूद है, ना उनको एरियल सपोर्ट हासिल है, और ना ही उनकी कोई ऐसी एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। अगर ईरान ने खार्क के ऊपर हमला करना हुआ तो याद रखिए कि रिएक्शन टाइम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का होगा, 1.5 से 2 मिनट। और आप खुद अंदाजा करें कि 210 वॉरहेड या तकरीबन 2000 केजी का वॉरहेड अगर वहां पड़ेगा उस छोटे से इलाके के अंदर, और अगर वहां सिर्फ 100 भी मार दिए तो वहां क्या होगा। और यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ धमकी और धौंस के ऊपर चल रहा है। और यही बात 3 सितंबर 2025 को चाइनीज परेड के ऊपर शी जिनपिंग साहब ने कही थी कि दुनिया के अंदर धौंस और धांधली का तरीका अब नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के ऊपर धमकाना और अमली तौर पर किरदार अदा करना, मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस टाइम पे इंतहाई मुश्किल का शिकार है, आसाबी, और इसी वजह से वो अब इसको एक मजहबी रंग देना चाहते हैं। वैसे ही जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने क्रूसेड का जिक्र किया था जब अफगानिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद वो आए, तो उन्होंने इसको सलीबी जंग करार दिया था। लेकिन वो और वक्त थे जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो अब ये वक्त और है, फाख्ता उस भी वक्त नहीं नजर आ इत्तेहादी रही, साथ और हुआ खलील करते खान का तो थे, दूर नेटो दूर तक इल्म मुत्तहिद नहीं। थी आप, जिनके ऊपर तकिया किए हुए थे, वो तकिया आपको गुदगुदा सा महसूस हो रहा था। लेकिन अब की बार वो तकिया जो है वो सर के नीचे से निकल चुका है, और वो जो इत्तेहादी थे वो आपकी पुष्ट पर खड़ा रहने को तैयार नहीं है। और इस वक्त खत्ते के अंदर ऐसी मार पड़ रही है कि ये यकीन ही नहीं था कि हमारी ताकत जो है वो इतनी कमज़ोर हो सकती है या नहीं। देखिए कि मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है ये कौन कौन से दरवाजे हकाइक के तौर पे अमेरिका के ऊपर खोलता है। आप क्या समझते हैं कि जो गुज़श्ता पॉडकास्ट जी जी, था, बहुत तब तक का मंजरनामा और अब तक का मंजरनामा, इसके बीच का जो वक्त है, इसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मदद के लिए सबको बुलाना पड़ गया और जवाब भी नफी के अंदर सुनने को मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। और जैसा आपने फरमाया कि इस पहले पॉडकास्ट और दूसरे पॉडकास्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। देखिए, फ़र्क ये है कि जो पहले पॉडकास्ट हमने किया, उसके अंदर तमाम वो बातें थीं जिनका अब अमली तौर पर आप नमूना देख रहे हैं। हम यही बात कर रहे थे कि ये जंग अमेरिका के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगी, ये खित्ते में फैल जाएगी। इसके जो असरात हैं वो सिर्फ अस्करी नौयत के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि ये मुआशी सतह के ऊपर भी एक आग लगाएगी, और सिफारती सतह के ऊपर भी अमेरिका को तन्हाई का शिकार करेगी। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर एक डिबेट शुरू कर देगी, और तफरका वहां पड़ना शुरू हो जाएगा, दरारें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस के दरमियान दरारें वाज़ेह हो चुकी हैं। जहाँ एक तरफ व्हाइट हाउस ये कहता है कि मिनाब के ऊपर हमने हमला नहीं किया, वहीं पेंटागन ये कहता है कि ये हमला हमने किया। जहां व्हाइट हाउस ये कहता है कि हम आगे जाके रिजीम चेंज कर देंगे, वहीं अमेरिकी हुकूमत इसको इनकार करती नजर आती है कि ये मुमकिन नहीं है। जहां हम ये देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लोग उनके वो इस्तीफा देना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इख्तलाफ राय है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईरान कभी हमारे लिए खतरा नहीं था। ये वही बातें हैं जो पेंटागन ने 90 मिनट की ब्रीफिंग जब दी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को, तो उस टाइम पे भी यही कही। ये वही बातें हैं जो उस टाइम पे जॉइंट चीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास गए, जनरल डैन मैकेन, और उन्होंने कहा कि ये जंग हमारे लिए नुकसानदेह होगी। और आज वो बातें साबित हो रही हैं। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुतअद्दिद किस्म के प्रेशर्स थे, जिसके अंदर एप्स्टीन फाइल का प्रेशर था, जिसके अंदर उनके तिजारती अपने ज़ाती मामलात थे जो कि उनके अपने ज़ाती बिजनेस से रिलेटेड है, जिसके ऊपर जैरेड कुशनेर का जो उनके दामाद हैं यहूदी, उनका प्रेशर था, और इसी तरह से स्टीव विटकॉफ जैसे कारोबारी लोगों का दबाव था। साथ ही साथ उनके ऊपर एक जो क्रिश्चियन जायनिस्ट
लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसका एक इंतहा से ज्यादा दबाव नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वो अमेरिका के अंदर इंतहाई तेजी से गैर मकबूल हो रहे हैं, और ये मकबूलियत अपनी कम तरीन सतह के ऊपर मौजूद है। सही 12% तक ये जा पहुंची है, और इसका मतलब यह है कि उनके लिए आने वाले इलेक्शन जीतना या उसके अंदर बेहतर परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। अब होने वाला यह है कि ऐसी सूरत में 2-3 ऑप्शन उनके पास हैं। पहला, जैसे वो ये कह रहे हैं कि हम ये जंग प्रोलॉन्ग कर लेंगे और इलेक्शन तक, मिड टर्म इलेक्शन तक हम इसको प्रोलॉन्ग रखेंगे। ठीक है। ऐसा करना पॉसिबल तो है, हम्म, लेकिन क्या खिताई ममालिक, बिलखसूस वो ममालिक जो उनको 3-3.25 ट्रिलियन के वादे कर चुके हैं हम्म, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के लिए, हम्म, जहां उन्होंने कहा है कि खलीजी ममालिक ने कि हम $3.25 ट्रिलियन आपके साथ मुआशी तौर पर लगाएंगे, तिजारती हुजम बढ़ाएंगे और अमेरिका और इस खिते के अंदर ताल्लुकात को उस्तवार करने में मजीद इसके अंदर इस्तकामत लाएंगे। ये तो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खलीजी ममालिक इतनी तवील जंग के लिए तैयार नहीं है। उनकी मईशत डिपेंडेंट थी एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर हम्म, और इसी तरीके से तेल की इंडस्ट्री के ऊपर। आज ये तीनों चीजें ठप हो चुकी हैं। दुनिया का 80% तेल प्रोडक्शन बंद हो चुका है। खाम तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मशरिक वस्ता के अंदर बसने वाले बिलखसूस खलीजी ममालिक का 85% खुराक का दारोमदार इंपोर्टेड खुराक के ऊपर है, जो हम्म, वहां नहीं पहुंच रही आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद से। उनका तेल वहां नहीं निकल रहा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पेट्रो डॉलर को होता नजर आ रहा है। जहां पेट्रो डॉलर का ये काम था कि तमाम तिजारत पेट्रोलियम मसनूआत की डॉलर में हुआ करती थी, आज चाइना ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि उसके बाद अब युआन के अंदर लोग खरीदारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी जो खरीदारी की है तेल की, उसकी कीमत युआन के अंदर अदा की है।